नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पंजाब के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। मतदाताओं ने जिस भी पार्टी को राज्य की कमान सौंपने का मन बनाया होगा उसका फैसला 4 फरवरी को हो जाएगा। कांटे की लड़ाई के बीच अकाली दल बीजेपी गठबंधन के लिए बाबा राम रहीम की संस्था डेरा सच्चा सौदा ने अकाली दल के समर्थन का ऐलान कर दिया है और इस बार कांग्रेस और अकाली बीजेपी गठबंधन के अलावा जो तीसरी पार्टी है वो मैदान में है, आम आदमी पार्टी, जिसकी मौजूदगी ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तस्वीर को बेहद दिलचस्प बना दिया है। हालांकि कम से कम 2 बड़े सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती नजर आ रही है। कम से कम आंकड़े इन सर्वे के ये कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, किस तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, ये मेहमानों के जरिए जानने की हम कोशिश करेंगे। अब बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है जाहिर है चुनाव में के लिए पंजाब के, तो फिलहाल जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चेहरों के अलावा मुद्दे कौन से हैं जो पंजाब की जनता के लिए अहम है। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुदेश वर्मा मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से आदिल सिंह बोपर आए हैं, आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जल्द ही जुड़ जाएंगे जगतार सिंह संघेरा, कन्वीनर हैं एनआरआई सेल के, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी पंजाब के, और साथ ही 2 और खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। संजय कुमार हैं, डायरेक्टर हैं सीएसडीएस के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पंजाब केसरी से जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुदेश जी, मैं आपसे इस बात को जानना चाहती हूं कि जो डेरा सच्चा सौदा है उसका आपको समर्थन कितना मायने रखता है आपके लिए? देखिए, किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप की बात न करें, क्योंकि हमारा जो अलायंस है अकालीस के साथ, ये वहाँ एक सोशल अलायंस रहा है और टेस्ट ऑफ टाइम जिसको हम बोलते हैं ना, उसको हमने विकसित किया है। पंजाब में हमने शांति बहाली की है, गुड गवर्नेंस देने की कोशिश की है, और जो डेवलपमेंट हुआ है अकाली और बीजेपी सरकार के द्वारा वहाँ हम नेचुरली उस पर राइट करेंगे, क्योंकि जहाँ हम सत्ता में हैं हम अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे और आगे का विजन बताएंगे जो हमने बताया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाबा राम रहीम जो डेरा सच्चा सौदा है, खासकर उनके ऊपर जिस तरह के क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी जो एक खास इमेज है, उस सब के बावजूद क्या वोटों के लिए किसी का भी समर्थन लेगी बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर इसको बात करेंगे, टेक्निकली अगर बात करेंगे, इमेज वाइज बात करेंगे, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि किसी पर अगर कोई केसेस लगा हुआ है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो अपना लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। वो अगर किसी भी चीज में गिल्टी बताए जाते हैं तब दूसरा मुद्दा होगा। हम किसी को कोई प्रोटेक्शन थोड़ी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारा समर्थन करता है तो समर्थन करने का जमहूरियत है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और अपनी पार्टी को चुनने का अधिकार है। और हम निश्चित ही वहाँ एक बहुत बड़े फोर्स में हैं, और पंजाब में आज से नहीं, पिछले 10 साल से हमारी सत्ता वहाँ पर है, और चूंकि हमने गुड गवर्नेंस दिया, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम फिर तीसरी बार आने जा रहे हैं वहाँ। ठीक है, तो फिलहाल ये भी बताना महत्वपूर्ण है कि डेरा सच्चा सौदा के जो ये चीफ हैं राम रहीम, ये पार्टियां जो हैं बदलते रहते हैं, ये अपने डेरे बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी, कभी बीजेपी और कभी दूसरी पार्टियों के साथ मिलते रहे हैं। हरियाणा में भी इन्होंने अपना अलग तरह का रंग दिखाया था। फिलहाल आदिल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या प्लान है, किस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? सिर्फ इस मुद्दे पर कि बीजेपी अकाली गठबंधन सरकार की जो गलतियां होंगी उनसे नाराज होकर कोई चारा नहीं है सिवाय कांग्रेस पार्टी के पास जाने का? देखिए मैडम, आज की डेट में पंजाब की स्थिति बहुत गंभीर है। मैं आपको 4-5 मुद्दे बताता हूं जो बहुत प्रेसिंग है पंजाब में। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज की इस इलेक्शन में नशे का मुद्दा, ड्रग्स का मुद्दा। अकाली दल और भाजपा के लीडर्स ने बहुत बड़े पैमाने पे नशे की तस्करी करवाई है। अब ये पब्लिक डोमेन में है, उनको पेट्रनेज दी है, हमारी नौजवान पीढ़ी को नशे के मुंह में धकेला है। आप मानेंगे नहीं, 70% से ऊपर पंजाब का यूथ नशे पे एडिक्टेड है। इतनी बुरी, इतनी गंभीर स्थिति है। नंबर 1, ये सर्वे आपने कराया? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी एफिडेविट दिया है। दिस इज नंबर 1। नशे की स्थिति बहुत गंभीर है, नौजवान पीढ़ी को इन्होंने धकेला है। नंबर 2, ऐसा कोई भी व्यापार नहीं आज की डेट में पंजाब में जिससे बादल परिवार और मजीठिया परिवार ने पूरे तरीके से मोनोपोलाइज नहीं किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ट्रांसपोर्ट का ले लीजिए, ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट है, उनकी लगभग 1000 से बसें ज्यादा पंजाब में अप्लाई कर रही हैं। आप रियल एस्टेट का ले लीजिए, आप होटल्स का ले लीजिए, आप लिकर का ले लीजिए, आप रेता बजरी का ले लीजिए, ऐसा कोई व्यापार नहीं बादल परिवार ने छोड़ा जिसके उन्होंने मोनोपोलाइज नहीं किया। आप मानेंगे नहीं, है पंजाब सरकार की अपनी आरटीआई के नीचे इंफॉर्मेशन आई है कि पिछले 10 सालों में 20,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स पंजाब में बंद हुए हैं। इतनी गंभीर स्थिति है। स्टेट के डेट लेवल्स 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है।
पंजाब सरकार के पास पैसे नहीं अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए। उन्होंने आश्रम्स गिरवी रखती हैं, उन्होंने सरकारी बिल्डिंगें गिरवी रखती हैं, उन्होंने औरतों और एक मेंटल हॉस्पिटल अमृतसर का गिरवी रखती है। इतनी गंभीर स्थिति है। आज पंजाब को जरूरत है एक जिम्मेवार सरकार की। ठीक है, तो वो कैप्टन साहब ने 2002 से 2007 में बहुत डेवलपमेंट की। पंजाब को जरूरत है एक लीडर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके पास एक्यूमन होए। एक साइड है ऐसा एक गठबंधन अकाली दल का और भाजपा का जिन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। दूसरी साइड है आम आदमी पार्टी जो ड्रामा और धरने के सिवाय उन्हें और कुछ आता नहीं। पंजाब की स्थिति बहुत गंभीर है। हमें एक जिम्मेवार सरकार चाहिए और पंजाब को प्रगति की ओर लेके जाना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, दो देखिए, आप बताइए कि ये जो इनके आंकड़े हैं, मैं आपको इसका जेनेसिस बताता हूँ कहां से आया। 2012 जब कांग्रेस कैंपेन कर रही थी तो राहुल गांधी जी ने 70% ये नशेखोरी की बात की थी। और ये आया कहां था? एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था जहां रिसर्च हो रहा था। उस रिसर्च में रिसर्चर ने बोला कि इस जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है यहाँ 70% लोग ड्रग एडिक्ट हैं। उसको राहुल गांधी जी ने बताया। आप बताइए किसी भी सूबे में ये तो ये गलत होता नहीं, ये तय नहीं होता कि लोग नशा नहीं कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स मोदी साहब ने मन की बात में कहा है कि पंजाब की ड्रग्स की सिचुएशन बहुत गंभीर है। मैंने आपको नहीं रोका, इस तरह करेंगे तो मैं भी आपको रोकूंगा। प्लीज सुन लीजिए मेरी बात। उसके बाद राहुल गांधी जी रिसर्च तो करते नहीं, उन्होंने बोल दिया कि 70% लोग नशेखोरी से प्रभावित हैं। किसी भी सूबे में अगर 70% लोग नशाखोरी करेंगे तो वो समाज चल सकता है क्या? इसके बाद सुनिए, 65 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, लेकिन गलत आंकड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सही आंकड़े में सही आंकड़े बता रहा हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एक उसके बाद रिक्रूटमेंट हुआ जहां 4 लाख लोग आए थे और स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे पैरामीटर्स के साथ जज किया। 1.2% मिला था नशाखोरी, यानी कि जो नेशनल एवरेज से नीचे है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं पंजाब में नशाखोरी नहीं है, लेकिन पंजाब को बदनाम न करिए। स्टेट एवरेज जो है नेशनल एवरेज से नीचे बदनाम करेंगे, एलिगेशन लगा रहे हैं। आप सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं पंजाब पुलिस 2014 ने कहा है कि मैंने पंजाब में लगभग 6,500 रुपए का नशा बेचा है। आपने क्या किया? 6,500 रुपए के देना पड़ेगा। पंजाब में अकाली दल और भाजपा ने नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं बात करना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जगदार सिंह संघेरा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मैं इस बहस में आगे बढ़ना चाहती हूँ। नशे का मामला बहुत गंभीर है पंजाब में, चाहे वो 70% लोग कर रहे हैं या 30% लोग कर रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी बिल्कुल अंधी गलियों में जा रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। निष्पक्ष जो रिपोर्ट्स हैं वो इस बारे में बताती हैं। बीजेपी, कांग्रेस, अकाली और आम आदमी पार्टी से अलग हम निष्पक्ष रिपोर्टों की बात कर रहे हैं। संघेरा जी, ये बताइए फिलहाल कि जो आरोप लगातार लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, बहुत गंभीर आरोप हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव जीतने का जो मोह है, चुनाव जीतने की जो एक चाह है, उसमें जो रेडिकल एलिमेंट हैं, जो ऐसे लोग हैं जो उग्रवाद से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अंदर खाने उनका समर्थन लेने की कोशिश कर रही है। ये आरोप बीजेपी भी लगा रही है और कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है। ये मैम, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये इन लोगों के पास और कहने को है ही कुछ नहीं है। पिछले 10 साल में अकाली भाजपा गठजोड़ ने पंजाब को नशाखोरी में, ड्रग्स में डुबो दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है वो शिखरों पर है। और फार्मर सुसाइड, ऑन एन एवरेज 3 फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। और माफिया राज है पंजाब में, ट्रांसपोर्ट माफिया, रेत बजरी माफिया, लिकर माफिया, सभी माफिया का राज है। इंडस्ट्री यहाँ से चली गई है पंजाब से बाहर। इंडस्ट्री को इन लोगों ने तबाह कर दिया है। दलितों के हाथ काटे जा रहे हैं, दलितों को मारा जा रहा है। और जो पंजाब में वजीफा है, इवन स्कॉलरशिप्स भी हैं जो सेंटर से भी आ रहे हैं, उनका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं पंजाब में इन लोगों ने छोड़ी। और जो भी ये बुराइयां हैं, ये अकाली भाजपा गठजोड़, इसमें जो 10 साल में शिखरों पर ये सभी चीजें चली गई हैं, इनकी जन्मदाता कांग्रेस है। कांग्रेस का राज था पंजाब से 2002 से 2007 तक। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। मैं चाहती हूँ संघेरा जी आप इस बात का जवाब दें कि लगातार इस बात के आरोप लग रहे हैं और खासकर एक बहुत ही स्पेसिफिक आरोप है, वो ये है कि खालिस्तान मूवमेंट की बात करने वाले एक व्यक्ति, एक नेता के घर पर बाकायदा रुके अरविंद केजरीवाल, और जिसको लेकर काफी चिंता भी जाहिर की गई। क्यों इस तरह की बात है कि पार्टियां, बल्कि कुछ जो पत्रकार हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आग से खेलने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। ऐसी कोई बात नहीं मैम। उस घर में वो जिस आदमी का नाम लिया जा रहा है उस पर आरोप थे, वो आरोप से वो
एग्जॉनरेट हो चुके हैं, वो तो जहां रहते भी नहीं है, वो खाली घर था जहां रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ सुरक्षा कर्मचारी हैं और सारी सीआईडी है, खुफिया तंत्र है, वो बता सकते हैं कि 6 के इस कर में नहीं रुकना चाहिए। एक महज इस पर ये खुफिया तंत्र की आप बात करते तो प्रकाश सिंह बादल जी खुफिया रिपोर्टें हैं कि ये अपने पॉलिटिकल सियासी लाभ लेने की खातर ये खाड़कों के साथ साइड लेते रहे हैं। संविधान की धारा, संविधान पाड़ने के इन पर आरोप है, राष्ट्रीय एजेंडा साड़ने के आरोप हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो जय हिंद से अपना लेक्चर शुरू करते हैं और जय हिंद से ही समाप्त करते हैं। चलिए संजय जी, वापस लौटूंगी और मैं उन मुद्दों की बात करूंगी जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनका आलोचनाओं से लेना देना नहीं है, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, रोजगार, इन सब के जो मुद्दे हैं आखिर उसे आप किस तरह उठा रहे हैं, ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन संजय कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं CSDS के। संजय कुमार जी, दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो इस चुनाव में उभरकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नशे का है, इसकी तादाद को लेकर के कितनी बड़ी तादाद में जो है कितने प्रतिशत युवा जो है जब नशेखोर माने जाएंगे तभी वो समस्या गंभीर मानी जाएगी। क्या इस बात को लेकर कोई चिंता है कि पार्टियां जो हैं इतने गंभीर, इतने संजीदा और नाजुक मुद्दे को भी काफी राजनीतिकरण कर रही हैं? पहले मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि नशाखोरी एक मुद्दा है पंजाब के चुनाव में, ये बात सही है। आंकड़ों के चक्कर में हम ना पड़े कि क्या 70% है, 50% है, 30% है। आंकड़ों को अगर हम किनारे कर दें, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं के बीच में ये मुद्दा है कि पंजाब के युवा नशाखोरी में काफी बड़ी संख्या में है। लेकिन क्या ये सचमुच सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब के चुनाव का? मुझे ऐसा नहीं लगता कि सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा पंजाब में नशाखोरी है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है। कहीं दूसरे नंबर पे बेरोजगारी का मुद्दा आता है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के साथ नशाखोरी अगर जुड़ी है तो युवाओं के साथ ये बेरोजगारी की समस्या भी बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। तो ये कह लेना कि पूरा पंजाब का चुनाव सिर्फ नशे के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये पार्टियां जरूर इस पे सियासी अपने दाव लगा रहे हैं। और जैसा आपने पूछा मेरे से सवाल कि क्या ये सही है कि नशाखोरी जैसे मुद्दे को, जो एक बड़ा सामाजिक एक समाज का मुद्दा है, मतलब एक चिंताजनक स्थिति है, ये सिर्फ वोट लेने का मुद्दा नहीं होना चाहिए। इस पर पार्टियों को पहले से पहल करनी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जो दो पार्टियां आज जो कहती हैं कि पंजाब में ये इतना बड़ा मुद्दा है और उसके लिए रूलिंग पार्टी जिम्मेवार है, उन दो पार्टियों ने भी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इसको सॉल्व करने के लिए इसके पहले से कोई कदम नहीं उठाए। ये सब मुद्दे हम पिछले 6-8 महीने, साल भर से सुनने को आ रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा है। तो अगर पार्टियां इस समस्या को सुलझाने के लिए सीरियस होती तो इन पार्टियों को पहले से पहल करना चाहिए। संजय जी, मेरा अगला सवाल चुनाव के समय इस मुद्दे को उठाया अगला सवाल मेरा वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है। संजय जी, अगला सवाल मेरा इसको लेकर है, मोर मंडी में खासकर जो ब्लास्ट हुआ है, जो धमाका हुआ है, उसको लेकर भी सुरक्षा के जो हमारे सर्कल्स हैं उनमें से कुछ चिंताएं इस तरह की उभर कर आ रही हैं कि क्या इस तरह के एलिमेंट हो सकते हैं। पहली बात तो क्या इसको हम टेरर अटैक या टेरर की कैटेगरी में रख सकते हैं, आतंकी कैटेगरी में? दूसरी बात यह है कि किस तरह के आप संकेत और चिन्ह देख रहे हैं इस ब्लास्ट से, खासकर जब ये भी माना जा रहा हो कि कुछ पार्टियां या कुछ तत्व जो हैं वो आग से खेलने का काम कर सकते हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं इस तरह के तत्वों के साथ? देखिए, एक ब्लास्ट को सीधे कि ये मान लेना कि ये एक आतंकवादी ब्लास्ट है, बहुत जल्दबाजी होगी। इस पे जांच होनी चाहिए। जांच हुए बिना उस निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत ही जल्दबाजी है। लेकिन ये जरूर है, तीसरी पार्टी के आने से पंजाब का माहौल जो है, अभी चुनावी माहौल बहुत गरमाया हुआ है। तीनों पार्टियों के बीच बहुत कड़ा संघर्ष है और इसका एक संकेत इस बात से मिलता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पैरामिलिट्री फोर्सेज और जिस तरह से जितनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की सहायता ली जा रही है चुनाव कराने में, यह किसी ने एक बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं आम चुनाव में कह रहा हूं, पिछले चुनाव की तुलना में इस बार चुनाव में टेंशन ज्यादा है, पार्टियों के बीच संघर्ष है और कहीं इस बात का संकेत मिल रहा है कि चुनाव के दिन कुछ हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। अब ये इस हिंसक घटनाएं होंगी नहीं होंगी, लेकिन अगर होती भी हैं तो उसको एक आतंकवादी घटना के रूप में कैटेगराइज कर देना थोड़ा शायद मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, टेंशन है पंजाब में और यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में बहाल की गई है जिससे चुनाव सुचारू रूप से किया जा सके। जी,
राकेश कपूर जी, आप पंजाब को अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। खासकर हम जानते हैं भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। पिछली सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि एक तरह से परिवार का ही एक्सटेंशन हो गई है सरकार। हालांकि ऐसा नहीं है कि उससे पहले कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसने परिवारवाद नहीं किया था, लेकिन आरोप इस सरकार पर भी लग रहा है। आम आदमी के मुद्दे क्या है, खासकर जो ग्रामीण पंजाब है वो क्या चाहता है, किसानों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, ग्रामीण पंजाब और पंजाब एज ए होल जो चाहता है पंजाब, वो पंजाब का पुराना रुतबा वापस चाहता है। 1964 में सरदार प्रताप सिंह कैरो ने इसी पंजाब को भारत का यूरोप बना दिया था। हर जिले में एक हॉस्पिटल, हर जिले में ITI खोल करके उन्होंने पंजाब का एक उदाहरण दिया था। पूरे देश को हरित क्रांति ला करके पूरे देश को एक उदाहरण पेश किया था पंजाब का। पंजाब के लोग आज वही चाहते हैं, वो पंजाब की हालत नहीं चाहते। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ कहा कि आज सरकार के पास अपने कर्मचारियों को पैसा देने के लिए भी नहीं, उनका वेतन भी नहीं दे सकती। एक मुद्दा नंबर 1। नंबर 2, भ्रष्टाचार। जो अकाली दल इस देश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल होने के साथ ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक क्षेत्रीय दल हुआ करता था, उसकी हालत आज एक परिवार में परिवर्तित हो चुकी है। इस ऐसी राजनीति पंजाब ने नहीं चाहिए थी। और जिस प्रकार से पंजाब में परिवारवाद का विस्तार हुआ है, परिवार, पिता पुत्र, पुत्रवधू के पुत्र के साले, ये क्या सरकारें चलती हैं इस तरीके से? अकाली दल की हालत क्या बना दी है और अकाली दल ने किस स्थिति में पहुंचा दिया है पंजाब को? प्रश्न ये नहीं है कि भाजपा उसके साथ है या नहीं है, प्रश्न ये है कि आज पंजाब की हालत, किस प्रकार का गवर्नेंस, किस प्रकार की सरकार पंजाब को मिल रही है पिछले 10 सालों से, और जिस हालत में पंजाब पहुंच चुका है, क्या वो डिजर्व करता है? पंजाब जो इस देश का सबसे धनी राज्य होता था, पंजाब जो इस देश को खाद्यान्न का भंडार कहलाया जाया करता था, वो पंजाब जहां से इंडस्ट्री की शुरुआत हो, जहां इनोवेशन होता था, इनोवेशन की सबसे पहली शुरुआत पंजाब ने की। टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, सब भाग गया। क्या कर दिया पंजाब को? चलिए, ठीक है। इस इतने बड़े पंजाब को, इतने धनी पंजाब को कंगाल बना करके छोड़ दिया। सुदेश वर्मा जी, एक और जो बड़ा मुद्दा है वो डिमोनेटाइजेशन को लेकर है। जो नोटबंदी का मामला है उसमें भी पंजाब के लोगों पर काफी मार पड़ी है, खासकर जो पंजाब का किसान है। आपने खुद देखी होंगी वो तस्वीरें कि पंजाब में किसान जो हैं वो सड़कों पर अपना टमाटर और सब्जियां जो वो उगा रहे थे, उसे हमने सड़कों पर देखा है। क्या प्लान क्या है, किस तरह से आप ये बताना चाहते हैं, जब खासकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने किसानों को बहुत राहत दी, अपनी केंद्र की सरकार की वो बात कर रहे हैं। बीजेपी के पास क्या जवाब है? देखिए, पहले तो मैं, राकेश कपूर जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको अधिकार है बोलने का, लेकिन हम इसको कॉन्टेस्ट करते हैं क्योंकि अगर हमारी सरकार करप्ट होती तो आप बताइए 2014 तक यूपीए सरकार में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इन्होंने बहुत एलिगेशन लगाया, कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं कर पाया। क्या सत्ता इस पर चलेगी कि आप दूसरे पर एलिगेशन लगाते जाओ, आपके पास कोई प्रूफ ना हो, कि आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा? अगर हम कांग्रेस के करप्शन की बात करते हैं या समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की बात करते हैं तो हमारे पास कंक्रीट प्रूफ है, उसके बाद हम बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते। आपने जो बात बोला कि टमाटर और किसानों की बात, तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी अखबार को उठा लीजिए, 2013, 2014, 2015 उसमें कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं था। ऐसे ही सीन दिखे थे, जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है, गलत हो जाता है मार्केट में, तो डिमांड का प्रॉब्लम होता है, तो सड़कों पर दिखता है। जहां तक डिमोनेटाइजेशन का बात है, हमारा मानना है कि डिमोनेटाइजेशन ने एक स्ट्रोक में गरीबों को यह महसूस कराया कि बीजेपी उनके बहुत नजदीक है। डिमोनेटाइजेशन कहीं से भी गरीब के खिलाफ नहीं लेकिन था। भारत सरकार का आर्थिक सर्वे साफ तौर पर ये कह रहा है कि ग्रोथ को जो है वो पीछे ला जी, दिया मैं है। आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। तो एक स्ट्रोक में गरीबों को लगा कि पहली बार कि बीजेपी जो इसके बारे में जो बोला जाता है नहीं है, ये अमीरों के खिलाफ, उन अमीरों के खिलाफ जो टैक्स चोरी करते थे, जो काला धन अर्जित करते थे, उनके खिलाफ था। यही कारण से लोगों को कष्ट हुआ, उसके बाद भी हमारे साथ खड़े रहे। आधा परसेंट स्लैश हुआ ग्रोथ, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी माना, हम भी मानते हैं। इतना बड़ा जब स्टेप लिया जाएगा, हमारा भी मानना था कि थोड़ा इकोनॉमी सफर करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन होगा। ये पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि जब बैंकिंग सिस्टम से इकोनॉमी लिंक हो जाएगा, इतना बड़ा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट का, इंडिया एक ऐसा आइलैंड ऑफ ग्रोथ होगा जो पूरा विश्व देखेगा इसकी तरफ। हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जोड़ना चाहता हूँ यहाँ मैं, जो भाजपा के प्रवक्ता है उनकी बात से सहमत हूँ। पंजाब पहला राज्य है जिसने डिमोनेटाइजेशन का खुल करके समर्थन किया है, क्योंकि पंजाब ऐसा राज्य है, पंजाब आगे की चीज को सबसे पहले ग्रेस्प करता है। कोई भी चीज, फैशन से लेकर के
और टेक्नोलॉजी तक पंजाब सबसे आगे रहता है। चलिए ठीक है, आदिल से ये एक- बताइए, एक- एक- दिखा दिया। एक जी, comment, आरोप ये एक लग रहा है comment। कि भाई कांग्रेस पार्टी ने जो भ्रष्ट लोगों को पालती थी, काला धन जमा किया, बीजेपी ने जो है वो सब साफ करने की कोशिश कर रही है। आप क्यों इस बात पर जो है सहमत नहीं है उनसे? मैडम, एक स्ट्रोक में, मैं इनफैक्ट अगर वर्मा साहब की फ्रेज बोरो करूं, एक स्ट्रोक में मोदी साहब ने पंजाब के किसान, पंजाब की पूरे देश के किसान की कमर तोड़ दी है, मजदूर को बेरोजगार बना दिया है, दुकानदार की सेल खत्म कर दी है, और जीडीपी लेवल से सारे जानते हैं कम है। इंटरनेशनली दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये बहुत ही इल कंसीव्ड मूव था। अब आप देख रहे हैं यूपी में बीजेपी डिमोनेटाइजेशन की बात तक नहीं कर रही, क्योंकि पता है इतना आक्रोश है लोगों में डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ, इतना आक्रोश है। अभी तक भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने रुपए वापस बैंकिंग सिस्टम में आए हैं या नहीं आए। इन्होंने आरबीआई की इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी खत्म कर दी है। आरबीआई की इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी खत्म कर दी नहीं, है। लेकिन आप दोनों से माफी चाहते हो, मैं एक फैक्चुअल बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि बीजेपी के उम्मीदवार पंजाब में उन्होंने खुद ये पब्लिक मीटिंग में अनिल जोशी- कहा अनिल कि जोशी मैं ने इस कहा बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ये हाँ तो है। केंद्र सरकार की जो है जिम्मेदारी है। अगर डिमोनेटाइजेशन हुआ है, नोटबंदी हुई है, इसमें मेरी कोई गलती इनफैक्ट नहीं मैडम, है। अनिल जोशी जी जो इनके मंत्री हैं लोकल बॉडीज, उन्होंने आगे जाके कहा है कि डिमोनेटाइजेशन गलत था, इसका ब्लेम आप मेरे पे ना दूं। अनिल जोशी जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे अखबारों ने रिपोर्ट सुन तो लीजिए, आदिल जी को बात पूरी करने दीजिए जी। अनिल जोशी जी ने, जो इनके मंत्री हैं, पंजाब सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने पब्लिकली आके कहा है, इतना ज्यादा आक्रोश है, वो आक्रोश को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि गलती हुई है, पर आप मुझे इसकी गलती का ब्लेम ना दीजिए। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। और आप देख लेंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब में बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है, संजय कुमार जी, आपको चिंता मत करिए। संजय कुमार जी ये बताइए, फिलहाल हम निष्पक्ष राय ले लेते हैं। संजय कुमार जी बताइए कि डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का मामला उत्तर प्रदेश और बाकी चुनाव में तो मुद्दा है, लेकिन पंजाब में आप इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, अगर हम सिर्फ पंजाब की बात ना करें, लेकिन जिन राज्यों में हमने सर्वेक्षण किया और नोटबंदी पर हमने सवाल भी पूछे, ये मान लेना कि नोटबंदी पर लोगों के बीच में बहुत बड़ा गुस्सा है, शायद जल्दबाजी होगी, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है ग्राउंड पे। ग्राउंड पर लोगों को अभी भी इस बात की उम्मीद है। वो लोग कहते हैं कि नोटबंदी से शुरू में उन्हें परेशानी हुई, लेकिन अभी भी लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को इस बात की उम्मीद है कि इस नोटबंदी से देश का कुछ भला होगा। तो लोग अभी भी इस उम्मीद के सहारे हैं कि नोटबंदी से देश का भला हुआ है। इसी के लिए लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में नोटबंदी के लिए समर्थन दिखाई पड़ता है। ये जरूर है कि जिन लोगों के बीच में समर्थन दिखाई पड़ता है, उन लोगों का वोट बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखाई पड़ता है। पंजाब में वो अकाली दल बीजेपी के पक्ष में वोट देते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वही एक कुछ संख्या में है, 20, 25, 30% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं नोटबंदी का, और उनका वोट बीजेपी के विपक्ष में, बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में पड़ रहा है। अगर हम कुल मिलाकर के जानने की कोशिश करेंगे एक लाइन में कि क्या नोटबंदी का बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है और फिलहाल एक ही दिन के बाद हमें ये अंदाजा कम से कम हो सकता है कि किस तरह से जो है वो चुनाव में वोट पड़ेंगे। लेकिन काफी हद तक अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव में वापस आती है इन चुनावों के बाद, जिस तरह के सर्वे बताए जा रहे हैं, तो शायद एक नई जान कांग्रेस पार्टी में फूकी जाएगी। और अगर बीजेपी अकाली दल वापस आता है तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, उस पर भी एक तरह से असर होगा कि उसके लिए भी एक सहमति पंजाब ने दिखाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए जितनी भी सीटें वो लेकर आते हैं, एक तरह से वो एक नई शुरुआत जरूर हो सकती है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।